चलो, क्या चल रहा था अपना, जिसमें कि अपन ने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या बात करी थी? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। ये क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं, है ना? कैसे इसमें बल लगते हैं? इस पे अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। सही है? सही है। तो क्या होता है विद्युत आवेश? बोलो। किसको बोलते हैं विद्युत आवेश? इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलेंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि ससंजक बल क्या होता है, तो क्या बोलोगे? किसी चीज का ऐसा गुण, समान पदार्थ के अणुओं को जो आकर्षित करे। किसका? तो द्रव का। किसका? द्रव का। ये क्या है? तो इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये भी किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसमें एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं ऐसा? कब आकर्षित करेगा? कब करेगा? जब ये चार्ज कैसे होंगे? कैसे होंगे? तो समान होंगे। और प्रतिकर्षित कब करेगा? जब चार्ज कैसे होंगे? असमान होंगे। कैसे होंगे? अच्छा, जैसे एक चार्ज है पॉजिटिव, एक चार्ज है नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। क्या करेंगे? आकर्षित। और यदि चार्ज ऐसा है, यहां पर ऐसा है, तो ये क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। यदि ऐसा चार्ज है तब क्या होगा? तो भी क्या होगा? प्रतिकर्ष। सही है, तो भी क्या होगा? प्रतिकर्ष। तो जब भी हम देखते हैं कि मान लो कोई कंघी है या कोई पेन है, इसको जब बालों पर रगड़ते हैं तो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। सही है क्या? इसका मतलब उसमें वो गुण, कौन सा गुण? तो चुंबक वाला गुण उसके अंदर आया किस? सही है। तो वो आने का कारण ये है कि उसमें जो है या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसके अंदर आया। कहां से आया? तो आपने जहां पर उसको रब करा, जहां पर रगड़ा, वहां से उसके चार्ज निकल के कहां आ गए? उस वस्तु के अंदर आ गए। सही है। जैसे आपने कंघी ली, उसको यहां पर रगड़ा, तो बालों के अंदर से चार्ज निकल कर कहां पर आ गए? कंघी पर। कहां पर आ गए? कंघी पर। जब उस कंघी क्या हो गई? तो चार्ज हो गई। क्या हो गई? चार्ज। जब उसको आप लेके गए किसी कागज के टुकड़े के पास, तो उसने क्या करा? उसको आकर्षित कर लिया। क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। क्या कर लिया? उसको आकर्षित कर लिया। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। यदि प्रैक्टिकल करना हो तो एक गुब्बारा लो, उसको यहां पर ऐसे रगड़ो। सही है। और फिर क्या करो? तो उसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ, तो वो क्या करेगा? उसको आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित कर। फिर एक और गुब्बारा लो। सही है। एक और गुब्बारा लो, उसको क्या करो? तो उसको भी फिर रगड़ो, उसको भी ले जाओ, तो वो भी क्या करेगा? आकर्षित कर। लेकिन जब दोनों गुब्बारों को पास में ले जाओगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे, अब उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है। क्यों करेंगे उसको हम समझते हैं, यहां पर ऐसा क्यों होता है। लिखा कुछ है ना? लिखा हुआ देखना। ठीक है। हाँ, जो काम की चीज है वो भी देखना। ठीक है। क्या लिखा हुआ है ध्यान देना। जब भी आप किसी गुब्बारे को क्या करोगे? अभी इसके अंदर क्या है? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। जब आप इसको किसी कपड़े पर या बालों पर रब करेंगे, समझ में आ रहा है? तो उसके अंदर क्या होगा? तो उसके अंदर क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? तो कुछ चार्ज उसके अंदर आ जाएंगे। इसको पढ़ लेना जिसको समझ में आए। सही है। क्या होगा? तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे? कुछ चार्ज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कुछ चार्ज आ जाएंगे। देखो यहां पर क्या था? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे।
ठीक है, और होता ही है। क्यों? क्योंकि अभी हम ये समझेंगे कि कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, सही है, और उस अणु के अंदर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर क्या है, तो प्रोटॉन पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो वो चार्ज क्या हो गए, तो वो चार्ज यहां से निकल के कहां पर आ गए, यहां पर आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज थे ये इन बालों को अपनी ओर खींच रहे हैं। यदि मैं पूछूं इस बालों के अंदर कौन सा चार्ज होगा, कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एक बल लग रहा है, क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। ये बल किसके कारण आया, तो उसके आवेश के कारण। उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होगा, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये आकर्षण जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तो ये जो चार्ज थे इसके कारण। किसके कारण, तो जो चार्ज बोल दो या हिंदी में क्या बोलेंगे, आवेश, क्या बोलेंगे, आवेश। तो उसके अंदर क्या हुआ, तो ये बैलून बोलेंगे कि आवेशित हो गया। क्या हो गया है, आवेशित हो गया। क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। तो इसके अंदर क्या आ गए, तो इसके अंदर चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लो इन बालों में भी नेगेटिव चार्ज होता तो फिर ये इससे दूर भगता। फिर क्या होता है, इससे दूर भगता। समझ में आ रहा है, इससे क्या होता है, दूर भगता। एक और चीज देखते हैं। अब क्या हो रहा है यहां पर, ये देखो, है ना। अब तुमको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन अब समझना है तो इससे ही पड़ेगा। क्या है, देखो, यदि इस बैलून के ऊपर, यदि इस बैलून के ऊपर क्या चार्ज है, तो मैंने बोला पॉजिटिव एक पर है, एक पर नेगेटिव। एक पर क्या है, पॉजिटिव, एक पर क्या है, नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या होगा, तो इसके बीच में क्या होगा, तो आकर्षण होगा। क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण होगा। मतलब इसको बोलते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सही है। लेकिन यदि इन पर सेम चार्ज हुआ, क्या हुआ, सेम चार्ज हुआ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसको बोलते हैं रिपल्स। क्या बोलते हैं, रिपल्स। क्या बोलते हैं इसको, रिपल्स। क्या बोलेंगे इसको, रिपल्स। ये किसके कारण हो रहा है, तो ये इस कारण हो रहा है कि उसके अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये आए क्यों, लेकिन ये आए क्यों, इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी पदार्थ यदि है तो वह अणुओं से मिलकर बना है, सही है क्या, किससे मिलकर बना है, अणु। और उस अणु के अंदर क्या होता है, तो उस अणु के अंदर अपन ने पहले भी डिस्कस करा था, इस अणु के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसके अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जैसे हम जब बायो में बात करते हैं तो हर चीज के अंदर क्या होती है, तो कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। वैसे ही कोई भी पदार्थ उठाओ, वो जिनसे मिलकर बना है उसके प्रत्येक अणु के अंदर क्या होंगे, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्या होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्या होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यहां पर यदि मैं बोलूं कि ये एक अणु है, क्या है, एक, इसका एक केंद्र होगा जिसको यहां पर नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक। तो इसके केंद्र को क्या बोलते हैं, तो नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर प्रोटॉन होता है और इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाकी इसकी कक्षाएं होती है जिसके अंदर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो चक्कर लगाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर। तो यहां पर जो होंगे, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। आ रहा कुछ समझ में, यहां पर भी क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, सही है। तो अब ध्यान देना इसके अंदर क्या होता है, तो इस नाभिक, इस एटम के अंदर नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होता है नाभिक में, प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन होता है, ये बेसिक नेचर जो इसका है वो कैसा है, तो ये पॉजिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर। कैसा होता है, पॉजिटिव। दूसरा, इसका मास होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्या होता है। तो इसका क्या होता है, कुछ मास होता है। ये भारी होता है, भारी होता है इसलिए कहां पर है, सेंटर पे। जो हल्की चीज होगी वो दौड़ेगी। समझ में आ रहा है, सूर्य और पृथ्वी कौन ज्यादा भारी है,
सूर्य। दौड़ता कौन है, चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी। क्यों, क्योंकि उसके कंपैरिजन वो क्या है, हल्की है। तो ये नाभिक में है, इसका मतलब प्रोटॉन क्या होता है, तो ये भारी होता है। क्या होता है, भारी होता है। और क्या होता है इसके साथ, तो इसके साथ होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर क्या है, तो कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता इसके ऊपर। क्या चीज बता रहा हूं ना। तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, तो नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इनसे क्या होगा, हल्का होगा। कैसे होगा, हल्का होगा। अब हमने क्या पढ़ा कि कोई भी पदार्थ का वह गुण जिसमें उसके अणुओं के बीच में क्या होता है, तो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। सही है। फिजिक्स में भी हमने क्या बोला कि दो मास के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। एक बड़ा मास m1, एक m2, उनके बीच में आकर्षण बल होगा, जिसको अपन ने गुरुत्वाकर्षण बोला। सही है क्या। वैसे ही जब हम इसके अंदर जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो यहां पर भी पदार्थ के अणुओं के बीच में क्या होता है, तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल। इतना समझ में आ रहा है। क्या होगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर उस पदार्थ की जब हम संरचना देखेंगे, तो उसके अंदर जो नाभिक होगा उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले कौन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्स करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा, मतलब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। सही है, अपनी ओर खींचेगा। समझ में आ रहा है। अब मान लो क्या करा, आप एक रस्सी ली, कोई उधर से उधर की साइड खींच रहा, मैं इधर से इधर की साइड खींच रहा। समझना ध्यान से, समझ में आ रहा है। तो जब दोनों समान फोर्स से विपरीत दिशा में खींचेंगे तो क्या होगा, होगा क्या, तो ना तो ये उधर जाएगा ना ये इधर आएगा। सही है क्या, जाएगा क्या कहीं। तो क्या होता है, जितने फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर खींच रहा है, वे भी उतने ही फोर्स से इसको बाहर की ओर खींच रहा है। यही किस में होता है, तो पृथ्वी में भी होता है, यही गुरुत्वाकर्षण में भी होता है। तभी वो उसके क्या लगाती है, चक्कर लगाती। क्या लगाती है, चक्कर। तो ये क्या करेगा, इस कक्षा को छोड़ के ना तो इधर जाएगा ना इधर। मतलब यदि ये अंदर वाला बल ज्यादा हो गया तो ये अंदर आ जाएगा, और बाहर वाला ज्यादा हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोनों बल कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। इसलिए ये क्या करेंगे, जिसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते। इतना समझ में आ रहा है। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ग्रह। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो इसकी बाहरी कक्षाओं में घूमते रहेंगे। इनको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट, या फिर क्या बोलते हैं, तो कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर जैसे पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, तो इसमें मैंने एक फार्मूला बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो क्या था, तो वो फार्मूला था 2n²। क्या फार्मूला था, 2n। ये क्या बताता है, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यदि पहली कक्षा है तो n बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो यदि यहां पर रखेंगे तो कितने आएंगे, 2। यदि n बराबर 2 मतलब कक्षा की संख्या दूसरी है, तो यहां पर 2 दूनी 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यदि वो कक्षा तीसरी है, मतलब n बराबर 3 है, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, 18। कितनी होगी, 18। ऐसे ही हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था। किसका देखा था, तो मैंने बोला कि मान लो ये क्या है, तो ये सोडियम है। क्या है, पक्का। कितना होता है इसका अनुक्रमांक, एटॉमिक नंबर 11। कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, तो 11। और जितने प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर उतने ही क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कहां पर रहेंगे, नाभिक में। कहां रहेंगे, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे,
तो ये कितने हैं इसके अंदर, तो मैंने बोला 11। कितने हैं? 11। अब इसको यदि अरेंज करना है तो पहली कक्षा में कितने आएंगे, तो अपन ने बोल दिया कि ये आ गया एक, ये आ गया दूसरा, सही है। फिर बोला दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, 8। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने बोला 7वां, ये मैंने बोल दिया 8वां। कितने होंगे, 8। टोटल कितने हो गए, तो यहां से पहली में 2 आए, दूसरी में 8 आए, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बच गया। ये किस कक्षा में जाएगा, तो तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में ये जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब समस्या क्या है, ये भी पैक हो गया, ये भी पैक हो गया। अब बचा आखिरी कक्षा जिसमें कितने आ सकते हैं, 18 है। कितने, एक। कितने हैं, एक। कितने हैं, एक। अब क्या समस्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस पे हमने पहले डिस्कस करा था कि यहां पर जो फोर्स लगता है वो इसके चार्ज के गुणनफल और इसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो फोर्स यहां पर लगता है, सही है। जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अब यहां से किसी चीज को यदि निकालना हो, क्या करना हो, यदि यहां से किसी चीज को निकालना हो तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते। ये कहां पर है, सेंटर में। कहां पर है, सेंटर। मान लो बोलो कि इस दीवार में से एक ईंट को निकालना, तो आप नीचे की ईंट निकालना बहुत भारी, लेकिन ऊपर से आप आसानी से निकाल सकते। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है या इसको दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, क्यों, पहली चीज तो इसके बीच का फोर्स होगा कमजोर, क्योंकि डिस्टेंस है ज्यादा। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस है ज्यादा। तो इसको बोलते कि ये क्या है, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। या तो ये यहां से चले जाएगा या और को ले आएगा, लेकिन बाकी को लाने के चक्कर में हमको 17 लाने पड़ेंगे, और जाएगा एक तो ही काम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा या दान कर देगा। समझ में आ रहा है, त्याग कर देगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। मतलब जब इसके बाजू में कोई दूसरा एटम आएगा, उसकी भी मान लो बाहरी कक्षा में मान लो उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बोला 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 9। पहली कक्षा में कितने आएंगे, तो 2, दूसरी में कितने आएंगे, 8, लेकिन उसके पास 9 है तो 7 बचेंगे। तो वो ये क्या करेगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये दे के टेंशन फ्री, वो लेके टेंशन फ्री। तो समझ में आ रहा है। तो जब वो इसके पास जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो वहां पर चले जाएगा, तो दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है, अब ये सेंटर में क्यों होते उसको देखो। तो यहां अपन ने क्या बात करी, तो पहली चीज तो ये बोला कि प्रोटॉन कहां पर होते हैं, सेंटर में। कितने हैं, तो मैंने गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं, 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं, 10। तो जितने प्रोटॉन होते उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कहां पर होंगे, तो नाभिक में होंगे। ये जो बिना चार्ज वाले दिख रहे ये क्या है, तो ये न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, तो ये क्या होंगे, तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएं। इतना समझ में आ रहा है। चलो, ये जो प्रोटॉन होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो प्रोटॉन होता है इसका साइज क्या होता है, तो इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, इसका मास कितना होता है वो देखो। इसका मास कितना है, 1.67 इंटू 10 की घात -27। -27 समझ आ रहा है, बहुत 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 कम, सही है। लेकिन उसके कंपैरिजन में यदि आप यहां पर मास देखो किसका, तो ये -27 से -31 है। तो किसका मास ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो उसके कंपैरिजन में हल्का होगा, क्योंकि 3 घात कितनी का अंतर, 4 घात का अंतर, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 गुना कम है। समझ में आ रहा है, इतना उससे क्या है, इसका मास कम है, मतलब ये हल्का है। और ये दो चीज क्या है, भारी। ये दोनों चीज भारी कहां पर होगी, तो सेंटर में, नाभिक में। और ये हल्के इसलिए इसके चारों तरफ क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। दूसरा, इस पे कितना चार्ज होता है, समझ में आ रहा है,
किस पे कितना चार्ज होता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम। काय में नापते हैं, कूलाम। अब कूलाम क्या है इसको भी अभी आते हैं, लेकिन कितना होता है, तो 1.6 भी याद रखा, 10⁻19। कितना, 10⁻19। उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। मैंने अभी बोला था एक बल लगता है इधर की तरफ, एक बल लगता है इधर की तरफ, दोनों समान बल है लेकिन विपरीत दिशा में। कैसे हैं, विपरीत दिशा में। कैसे हैं, विपरीत दिशा में। तो यहां पर मास देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन भारी है और कौन हल्का है। यहां देख के ये बता सकते हैं कि अंदर जो प्रोटॉन है वो जो है वो सेंटर में है, उस पे कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और इनके बीच में क्या है, तो एक आकर्षण है। क्या है, एक आकर्षण। उस आकर्षण के कारण ये बहुत हल्का, ये जाना चाहता है लेकिन ये जाने नहीं देगा। इतना समझ में आ रहा है, ये जाने नहीं देगा। बोलो इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। अब ये एरो ऐसे क्यों है, इस पे अभी हम डिस्कस करते हैं, इस पे भी अभी आते हैं। पहले इतना क्लियर है क्या। तो यदि इसका ध्यान रखना, यहां पर यदि डायरेक्ट पूछा जाए कि इसका मास कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10 की घात कितना है, -27। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर -31, 9.11 गुणित 10 की घात -31। और यदि आपसे ये चार्ज पूछा जाए तो कितने कूलाम है, तो ये 1.6 गुणित 10 की घात -19। ध्यान रखना। और ये एक भी याद रखोगे तो आपको प्रोटॉन में प्लस लगाना है और इलेक्ट्रॉन में माइनस लगाना। इतना क्लियर है, कितना क्लियर है। चलो फिर अपन आगे बढ़े, तो यहां पर बात करते हैं कि विद्युत आवेश बोलते किसको है। क्या चीज, विद्युत आवेश बोलते किसको, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। अब इसको समझो, विद्युत आवेश जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश ये क्या होता है इसको समझो। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है। क्या चीज है, पहली चीज तो एक गुण है, जिसमें क्या होता है, जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करता है। समझ में आ रहा है। मतलब जब आप एक आवेश को उस क्षेत्र में ले जाओगे, जैसे एक चुंबक होता है, यहां पे विद्युत चुंबकीय शब्द आया, समझ आ रहा है। आकर्षण कब होता है, तो चुंबक में हमने देखा कि वो क्षेत्र में जब ले जाओगे तब आकर्षण होगा। सही है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा गुण है जिसमें यदि उसके पास उस क्षेत्र के अंदर आप उसको ले जाओगे तो इसके बीच में एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। उसी को क्या बोलते हैं, तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण है जिसमें क्या होता है, तो एक बल का अनुभव होता है या एक बल लगता है। जैसे अपन ने श्यानता को क्या बोला था, तो श्यानता भी एक गुण है जो प्रतिरोध का, गति का विरोध करती है, लेकिन किसमें, द्रव में। किसमें, द्रव। फिर आपको बोला केशिकत्व क्या है, केशिकत्व क्या है, तो आपने क्या बोला कि किसी द्रव में कांच की नली डालने पर उसका जो स्तर होता है उसका उठना या नीचे आना केशिकत्व कहलाता है। सही है। पृष्ठ तनाव क्या है, तो आपने बोला कि उनके अंदर, अणुओं के अंदर ससंजक बल होता है, असंजक बल होता है। सही है। तो उस बल के कारण वो क्या होते हैं, तो अंदर की ओर एक खिंचाव महसूस करते हैं। सही है। उसको क्या बोला, तो हर जगह क्या लग रहा है, तो एक बल लग रहा है, लेकिन वो बल क्या है, तो उसका गुण है। क्या है उसका गुण। वैसे ही इलेक्ट्रिक आवेश क्या है, तो ये भी एक पदार्थ का क्या है, गुण है। जब उस क्षेत्र में आप जाओगे, सही है, जैसे एक मैग्नेट यहां रखा है, एक वस्तु लोहे की यहां रखी है, तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर से आकर्षित करेगा। जब आप उसके क्षेत्र में जाओगे तो वो उस पर एक गुण है कि वो उस क्षेत्र में आने पे उसको क्या करेगा, आकर्षित कर, क्या करेगा, आकर्षित। तो वैसे ही विद्युत आवेश क्या है, तो किसी भी भौतिक पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण क्या होता है, उस क्षेत्र में जाने पर उस पे क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है, एक बल लगता है उसका। उस बल का मान कितना होगा उसको अब हम निकालेंगे। ये क्या बोल रहा है कि एक बल लगता है, कितना लगता है ये अभी हमको नहीं पता। ठीक है। फिर आए विद्युत आवेश क्या हो सकता है, तो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक। ये किस कारण होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, तो उस भौतिक
पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना है, और उन अणुओं के अंदर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। कितना समझ में आ रहा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अभी मैंने यहां पर बताया कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। देखिए यहां पर चर्चा करी अपन ने, तो यदि इसके अंदर कितने हैं, 11, इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन भी है और 11 इलेक्ट्रॉन भी, ऐसा बोल सकता हूं क्या। लेकिन आखिरी वाले को जब ये दे देगा तो इसके पास प्रोटॉन तो 11 बचेंगे, समझ में आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास पॉजिटिव वाला एक ज्यादा बचेगा। बोल सकते हैं क्या, क्या ज्यादा बचेगा, इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब सोडियम, तो कभी भी आप ऐसा लिखते हो ना, तो फिर ऐसा भी कभी लिखोगे, आगे देखेंगे केमिस्ट्री में, इसके ऊपर प्लस चार्ज आप दिखाओगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने बचे, 11, और इलेक्ट्रॉन 10 है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। समझ में आ रहा है, तो वो जो चार्ज आया है उसी की यहां पर चर्चा हो रही है कि वो कैसा हो सकता है, तो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी होता है। कैसा हो सकता है, और किसके कारण दिखाते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण इसके ऊपर ये चार्ज आते हैं। किसके कारण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण। कितना समझ में आ रहा है, किसके कारण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण। यदि वो चार्ज जो है, ये अभी हमने डिस्कस करा कि यदि वो चार्ज क्या है, लाइक चार्ज मतलब होता है समान। क्या मतलब होता है, यदि समान चार्ज एक दूसरे के पास में लाते हैं तो वो जो आकर्षण बल होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या होता है, वो एक बल का अनुभव करता है, लेकिन बल वो क्या करेगा, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इतना समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम असमान चार्ज लाते, कौन से, असमान चार्ज लाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होता है, उस केस में क्या होगा, तो जब अपोजिट चार्ज लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और ये क्या करते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते। तो समान चार्ज जब भी लाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान चार्ज जब भी पास में आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित। इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीजों पे ही आगे की चीजें अभी डिपेंड है। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या। जब भी समान चार्ज पास में आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब भी असमान चार्ज एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब ये है कि हमको यदि किसी चीज को आकर्षित करना है तो उसके ऊपर ऐसा चार्ज ले आओ जो अपोजिट हो। मतलब वो पहले से पॉजिटिव यदि है और ये वस्तु भी पॉजिटिव है, तो उसमें से किसी एक पर नेगेटिव चार्ज ले आओ, अपने आप आकर्षित करने लग जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब वो लाएंगे कैसे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे अभी आपने शुरू में देखा, उस गुब्बारे को तो कुछ नहीं कर रहा, न बालों को खींच रहा न कुछ कर रहा, मतलब दोनों पे चार्ज कैसे हैं, समान है, दोनों न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही आपने रब करा तो इधर के कुछ एटम इधर आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मतलब उसमें कुछ मात्रा बढ़ गई। किसकी बढ़ गई, तो मैंने बोला मान लो बालों में पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव बढ़ गए, तो अब क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन वही करोगे कि दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब यहां पर सिर्फ इतना समझ में आया कि विद्युत आवेश के कारण एक बल का अनुभव होता है, सिर्फ इतना। वो बल कितना, वो बल का मान कितना। जैसे आपको एक डेफिनेशन दी कि प्रकृति में कोई भी दो मास के बीच में एक आकर्षण बल लगता, सही है क्या। ये किसने बोला, न्यूटन ने। किसने बोला, न्यूटन। उस बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। उसका मान निकालेंगे कैसे, तो फिर हम पृथ्वी का मास और उसका मास रखेंगे और उससे उसको निकालेंगे, सही है। अब यहां पर भी मुझे उस बल का मान चाहिए, जिस बल की यहां पर बात होती है कि उनके बीच में एक बल लगेगा, उसका मान कितना होगा। क्लियर है। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था कुलाम, या कुलाम भी बोलते या कुलम भी। क्या नाम था, कुलम। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया, इन्होंने एक नियम दिया। वो नियम क्या है, उसको ध्यान से देखो। क्या बोलते हैं उसको, तो कुलम्ब का नियम। क्या बोलते हैं, कुलम्ब का नियम। कैसे लिखते हैं, तो ये ऐसे, कुलाम भी बोलते, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, कुलम्ब का नियम। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला
कि यदि एक चार्ज है हमारे पास जिसमें क्या है, Q1 चार्ज है, क्या है, Q1 चार्ज, और एक चार्ज है Q2, क्या है, Q2, दो चार्ज, एक Q1 है एक Q2 है। स्वाभाविक सी बात है इनके बीच में या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। ऐसा बोल दिया कि इनके बीच में एक बल होगा, वो क्या होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। इतना क्लियर है। अब देखो ये दो चार्ज है जो कितनी दूर है, तो मैंने बोला ये R दूर है, कितनी दूर है, R दूर है, कितनी दूर है, R दूर है। आपको पहले से क्या पता है गुरुत्वाकर्षण के कारण कि यदि एक मास m1 हो दूसरा मास m2 हो और इसके बीच की दूरी r हो, तो आपको पता था कि गुरुत्वाकर्षण बल ये बोलता है कि इनके गुणनफल के समानुपाती, इनके गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। ये हमको कौन बोलता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन बोलता है, गुरुत्वाकर्षण। वैसे ही यहां पर वो किसने दिया था, तो वो न्यूटन ने दिया था। ये किसने दिया, लेकिन इसके अंदर की चीजें अभी भी सेम है। अब क्या बोला कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज क्या है, Q2 है, उनके बीच की दूरी क्या है, R है। अब यहां पर जो बल लगेगा तो इस बल को अपन ने E कर दिया, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाला बल होगा। कौन सा, विद्युत बल होगा। कौन सा होगा, विद्युत बल। ये क्या होगा, तो ये जो चार्ज है इनके गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। वही तो यहां पर भी सेम है। मतलब कहीं से भी जब अंदर किसी चीज में आप जाओगे तो वहां पर आपको सेम चीज मिलेगी। क्या मिलेगी, सेम चीज। आप चाहे किस में जाओ, हर चीज में जाओगे तो एक बल मिलेगा, वो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। चलो यहां पर आए, जब भी किसी इस सिंबल को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, इसमें इसको के बोला। क्या बोला, अब ये के क्या होगा, तो कूलम्ब का कांस्टेंट होगा। वहां पर क्या था, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। तो ये के आया और क्या हुआ, तो ये Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। मतलब ये जो बल लगेगा यदि हमें इनके मान दे दिए जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल। लेकिन उसके लिए हमको क्या पता होना, तो उसके लिए हमको के का मान पता होना। और के क्या है, तो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। के का मान क्या होता है, तो देखो यहां लिखा है, इसको बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। कितना होता है, कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर, बटे कूलम्ब स्क्वायर। ध्यान देना, यदि मैं इसको बोलूं तो एक्चुअल वैल्यू इसकी जो होती है 8.98 होती है, लेकिन हम उसको क्या याद रखेंगे, 10 9 का 9 याद रख लेंगे जबरदस्ती। उसके पीछे कितना याद रखेंगे, 9। कितना होता है, 8.98 इंटू 10⁹9। ये किसका मान है, के का मान। किसका मान है, के का मान। अब ध्यान से देखते जाना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये फार्मूला हमको बोल रहा है कि ये के है और ये जो चार्ज है और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है क्या, और इस के का मान कितना है, तो के का मान है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे, ऐसा बोल रहा है। सही है क्या। अब ध्यान देना, यदि मैं आपको बोलूं कि ये जो Q1 चार्ज है ये 1 है, कितना है, Q1 चार्ज कितना है, 1 है, और Q2 चार्ज कितना है, इसकी भी वैल्यू 1 क्या है, तो ये इसको किसमें नापेंगे, तो चार्ज जो नापते हैं वो किसमें नापते हैं, तो कूलम्ब, है ना। ये कितना है, तो मैंने बोला ये भी 1 कूलम्ब। कितना है, 1। ये भी 1 कूलम्ब, ये भी 1 कूलम्ब। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम्ब। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। ठीक है, और मैंने बोला इसके बीच की दूरी 1 मीटर है। कितनी है, 1। मतलब पहला वाला चार्ज का जो मान है वो 1 कूलम्ब है, दूसरे चार्ज का मान क्या है, 1 कूलम्ब है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। अब मुझे ये पता करना इसमें बल कितना लग रहा है। सही है, तो मैंने इस फार्मूले में सब वैल्यू रखी, तो मुझे क्या मिला वो देखो। तो यहां से मुझे मिला एफ ई बराबर के, यदि यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पे 1 का स्क्वायर, तो आपको मिला एफ ई बराबर के। इसका मतलब जो विद्युत बल मिला वो कितना मिला, तो 9 गुणित 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे, अभी नहीं, ये के की यूनिट है, इसकी नहीं है, ये सिर्फ बल है।
है ना, के की यूनिट है ये न्यूटन मीटर। सही है। चलो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कितना समझ में आ रहा है। इसकी यूनिट क्या आएगी, तो इसकी सिंपल न्यूटन आएगी, इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन। हाँ, के की यूनिट आप यदि रख दोगे तो यहां से ये चीजें कट जाएगी। क्या कटेगी, कैसे कटेगी, तो Q1 Q2 की जगह क्या रखोगे, देखो के की यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम स्क्वायर। Q1 की यूनिट क्या है, तो कुलाम इंटू इसकी यूनिट कुलाम, इसकी यूनिट क्या आएगी, तो मीटर स्क्वायर। क्या कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, दो से ये दो कट गया, न्यूटन आ जाएगा। सही है। तो बल की यूनिट क्या आती है, न्यूटन। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, यदि 1 मीटर की दूरी पर दो आवेश रख दिए जाए, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो उनके बीच का जो बल की बात हो रही थी वो बल कितना होगा, 9 गुणी 10 की घात 9। 10 की घात 9 का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतना बल लगेगा उनके बीच। समझ में आ रहा, कितना ज्यादा होगा उसकी एक कल्पना करो। मान लो कि तुम्हारा वजन 60 किलो है, कितना है, कितना है, 60 किलो, और तुमको बोला कि भैया यहाँ लोहे की कोई राज है, उस पर लटक जाओ, तो तुम्हारे हाथों पे कुछ लोड आएगा, और मैं बोलूंगा कितना बल तुमने लगाया या तुम्हारे हाथों पर कितना खिंचाव आ रहा है, तो कितना बोलोगे, जितना तुम्हारा भार है तुम बोलोगे m इंटू जी, मतलब 60 इंटू 10, कितना आया, 600 न्यूटन। कितना, 600 न्यूटन। कितना, 600 न्यूटन। और थोड़ी देर बाद अपन बोलेंगे कि भैया हो गया, ये कितना है, कितना है, इतना फोर्स लग रहा है, सोच लो कितना ज्यादा, अपने को जो लग रहा है उससे करोड़ों गुना ज्यादा। समझ में आ रहा है, इतना बल लगेगा वहां, कुछ समझ में आ रहा है, इतना बल होता है। क्लियर है। तो ये जो बल की अपन ने बात करी, कौन सी, ये क्या होता है, दो विद्युत आवेशों के बीच एक सीधी रेखा में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बोला, तो कुलम्ब ने बोला या कुलाम ने बोला। क्लियर, किसने बोला, कुलाम ने। क्या नियम बोला, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वेयर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वेयर लॉ, इनवर्स स्क्वेयर लॉ भी बोलते हैं। मान क्या आएगा, तो F बराबर के Q1 इंटू Q2, ये आवेश है, इनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। ये नियम ऐसा का ऐसा याद रखना, अपने को इसमें कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं करना है। समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट है, ये जैसा है वैसा ही अपने को याद रखना। इसमें क्या है, तो के क्या है, तो इसको बोलते हैं कुलाम्ब का एक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है, ये नहीं बदलने वाली। आप चार्ज की वैल्यू बदल दो, ये हमेशा वही रहेगी। कितनी रहेगी, तो 9 गुणित, अब मैं बोलूंगा के की यूनिट ऐसे कैसे आई, तो क्या करोगे, तो क्या करो, इस के की यदि यूनिट निकालना हो तो आप क्या करो, इस के को इधर रख दो। कहां रख दो, तो मैंने बोला एफ ई बराबर क्या था, तो के इंटू Q1 Q2 बटे आर। सही है, के की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा एफ ई इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, तो ये होगा न्यूटन, आर का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ये कुलाम और कुलाम कुलाम स्क्वायर। आर समझ में, तो यूनिट नहीं दी हो तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ इतना पता होना कि चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। बाकी आपको पता है फोर्स की न्यूटन है, फोर्स की क्या है, न्यूटन। और दूरी किस में नापते हैं, मीटर में। दूरी किस में नापते हैं, मीटर में। किस में नापेंगे, मीटर में। ये क्या है, तो एक पॉइंट चार्ज है। क्या है, एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट मतलब बहुत छोटा चार्ज, पॉइंट मतलब बहुत छोटा। Q2 क्या है, तो ये भी एक क्या है, पॉइंट चार्ज है। और R क्या है, तो दोनों के बीच की क्या है, दूरी। दोनों चार्ज के बीच की क्या है, एक दूरी। इतना समझ में आ रहा है। तो पहले हमको ये पता चला कि कोई भी चार्ज के बीच में कोई बल लगता है। सही है, क्या लगता है, बल लगता है। सही है, कोई भी चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव किसके कारण होगा, तो उसके अंदर जो एटम है उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। सेंटर में क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चक्कर कौन लगाएगा,
इलेक्ट्रॉन। कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। फिर कुलाम ने यह बोला कि इसके बीच में जो बल लगता है उसका मान आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, यदि आपको ये वैल्यू पता हो तो। कितना समझ में आ रहा है? कोई बोल दे Q1 जो है वो 15 कुलाम है, Q2 जो है 25 कुलाम है, और उनके बीच की दूरी 4 मीटर है, तो आप यहां पे रखोगे, वैल्यू बता दोगे। आ रहा समझ में? तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को बता सकते। इतना क्लियर है? चलो बढ़े आगे। तीसरी चीज आती है यहां पर कि विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं। ये बल हर जगह तो नहीं लगेगा, ये कब लगेगा? जब वो उसके क्षेत्र में आएगा। समझ में आ रहा है? मैग्नेट आपके पास है, लेकिन कब लगेगा बल? जब वो उसके क्षेत्र में आएगा। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, या फिर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? ध्यान दो, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव किसी अन्य आवेश द्वारा अनुभव किया जा सके, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो विद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। आपने यहां पर एक चुंबक रखा और एक लोहे की कील रखी, आप कैसे बोलोगे कि, तो मैंने एक टेबल पे इसको रखा और एक कील लाया और मैंने बोला कि यहां से, जहां से ये खींचना चालू कर रहा हूं वहां से उसका क्षेत्र चालू हो गया। समझ में आ रहा है ना? बोलते ना ये अपना एरिया है, मतलब जहां तक उसकी दादागिरी चलेगी उसका एरिया, उसमें कहीं का जाएगा या ये हुआ तो उसको देखा जाएगा, मतलब वहां पे उसका प्रभाव है। वैसे ही विद्युत क्षेत्र क्या है? तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव किसी अन्य आवेश द्वारा अनुभव, मतलब अन्य आवेश के द्वारा या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। जब उसको उस बल का अनुभव बोलेगा, मतलब ये उस क्षेत्र में जा चुका, उतने क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे उसको? उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। क्या यूनिट होगी इसकी? तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं ई से। किसके दिखाते हैं? ई से। और इसका फार्मूला होता है कि उसका जो बल का अनुभव हो रहा है, वो जो बल का अनुभव हो रहा है, बल बटे ये होता है आवेश। क्या फार्मूला होता है? बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या है? बल बटे आवेश। यूनिट क्या होगी? तो ये होगी न्यूटन। क्या होगी? और आवेश को काय में नापते हैं? तो कूलाम में। काय में नापते हैं? कूलाम। काय में नापते हैं? कूलाम में। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा? तो बल बटे आवेश। यदि आपको आवेश दिया हो, आपको बल दिया हो, तो आप उसका विद्युत क्षेत्र निकाल सकते। यूनिट क्या होगी इसका ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होगी? तो न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, यहां पर भी लिखा न्यूटन प्रति कूलम्ब किसकी यूनिट है? विद्युत क्षेत्र की। तो कौन सा मात्रक है ये? एसआई मात्रक। कौन सा है? एसआई मात्रक। बाद में यदि कन्वर्ट करना हुआ वो हम देखेंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। लास्ट, विद्युत विभव क्या होता है। अब इसके बाद एक्चुअल चालू होगी चीजें कि ये कैसे करंट जो है फ्लो होता है, उस पर हम आएंगे। पहले तो इन चीजों को ही समेट लिया। देखो क्या बोला? विद्युत विभव। सही है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? क्या होता है समझो। तो किसी इकाई धन आवेश को, ध्यान रखना, जब भी हम यहां पर लाएंगे आवेश, तो वो आवेश हमेशा कौन सा होगा? तो धन आवेश। कौन सा होगा? धन आवेश। आवेश कौन सा होगा? धन आवेश। यदि पहले से ये धन वाला है, ये ऋण वाला है, इसके ऊपर मैं एक आवेश ला रहा हूं, ये आवेश कौन सा होगा? तो पॉजिटिव होगा। जब ये इसके पास में आएगा तो इसके बीच में क्या होगा? तो इसके बीच में रिपल्स होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। सही है? और जब यही इसके पास आएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इतना समझ में आ रहा है? तो किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब यहां पर इसका जो मात्रक होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? तो क्या होगा? तो कितना कार्य कराए। क्या होगा? जूल किस में नापते हैं? जूल किसकी यूनिट है? कार्य की। तो उसका पे कितना कार्य किया गया है, और बटे में कूलाम मतलब आवेश।
ये इसका फार्मूला होगा। क्या होगा? मतलब वर्क बटे, क्या बोलूंगा इसको, आवेश को, चार्ज। क्या बोलूंगा? चार्ज। ये इसका वर्क को किसमें करेंगे? जूल में। चार्ज को किसमें करेंगे? कूलाम में। और इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। जो हम बात करते हैं ना 5 वॉट का, 10 वोल्ट का, ये सब अब इस पे आने वाले हैं। इतना समझ में आ रहा है? अब बात ये करना है कि यदि ये हुआ, जैसे मान लो यहां पर क्या है, तो पहले से एक चार्ज है। क्या है? चार्ज। वो कौन सा चार्ज है? तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? बाहर की ओर। मतलब ये चार्ज कौन सा होगा? तो पॉजिटिव होगा। कौन सा होगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या करा? तो एक ये रखा हुआ है चार्ज। इसको यहां से यहां तक लाने में जो आप कार्य करोगे उसी को क्या बोलेंगे? तो उसी को बोलेंगे विद्युत विभव। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि यहां पर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां पर एक बॉडी है इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आ समझ में? तो मैं बोलूं हीट यहां पे कहां से कहां जाएगी? क्यों जाएगी? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों जाएगी? अब यहां पर जब हम आगे करंट पढ़ेंगे तो वो इसलिए जाएगा क्योंकि वहां पर ये विभवांतर होना चाहिए। जो उस वोल्ट की बात करेंगे ये कम ज्यादा होना, मतलब इधर ज्यादा इधर कम, तब वो फ्लो होगा। तब क्या होगा? फ्लो होगा। आपने यहाँ बैटरी में देखा, सेल लगाया, सेल में एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था। आपने क्या करा? एक तरफ का बढ़ा दिया एक तरफ का घटा दिया। जैसे ही एक तरफ का चार्ज बढ़ा एक तरफ का घटाया, खट से वहां पे क्या हो जाएगी? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। आ समझ में? अब ये सब चीजों को इकट्ठा करेंगे। अब एक्चुअल चीजें यहां से चालू होगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। लेकिन उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र कौन सा होता है, ना विभव क्या होता है, ना ये चीजें क्या। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो कल से एक्चुअल चीजें चालू होगी। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? आप क्या क्या ध्यान रखना, आप इनकी यूनिट ध्यान रखना, ये अभी को बहुत काम में आने वाली। इनकी यूनिट ध्यान में रखना, सबकी क्या होती क्या नहीं होती। जब वहां पे आएगी तो ये चीजें चलती रहेगी, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक चलती रहेगी, बार बार ये शब्द आएंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो यदि कहीं पर भी आपको यदि चार्ज को एक जगह से दूसरे करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। या तो देने पड़ेंगे या लेने। कैसे क्या अब अपन कल करेंगे। क्लियर है? ये चीज कब करेंगे? कल। इसको ध्यान में रखना, इसको थोड़ा सा